गाइस इन शाइन क्लास 10 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि आपकी एस-चान बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 आवर एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस हैं। बच्चों ये क्वेश्चंस आपको पेज नंबर 226 एंड 227 पे फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सोल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे के सारे सोल्यूशन ऑफ एस-चान एंड एनसीईआरटी आपको अवेलेबल है वहां पर। बच्चों अगर आपके पास एनसीईआरटी चांद की बुक नहीं है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन का, जो कि आपके बहुत ही किफायती दामों पर अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर आप अपने लिए घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 से। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टर्म प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। देखिए प्रोड्यूसर्स के टर्म को हमें यहाँ पे बताना है, कंज्यूमर के टर्म को हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। गिव 2 एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर एंड 2 एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर। तो देखिए प्रोड्यूसर कौन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और कंज्यूमर कौन होते हैं, जो कि प्रोड्यूसर के बनाए हुए खाने पर डिपेंड करते हैं। एंड जो प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया हुआ खाना जो हर्बीवोर एनिमल खा रहे हैं उनको कार्निवोर भी खाता है। तो कार्निवोर और हर्बीवोर क्या हो गए आपके यहाँ पर, या ओमनीवोर क्या हो गए यहाँ पे, कंज्यूमर हो गए। तो चलो डिफाइन करते हैं। तो प्रोड्यूसर आर दी ऑर्गेनिज्म विच कैन बी prepare their own food from simple inorganic substance अब यहाँ पे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गया, मिनरल हो गया। ठीक है, ये आपके ऐसे सब्सटेंस है, ये आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये सारी की सारी जो सब्सटेंस हैं, ठीक है, इनको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स। ठीक है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी in the presence of क्लोरोफिल। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल है क्या। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो इनको ही हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब यहाँ पे 2 एग्जांपल्स के बारे में भी बात किया है। तो एक तो ग्रीन प्लांट्स आपके आ जाएंगे, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके साथ साथ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते प्रोड्यूसर कहलाते हैं। अब आता है कि आपको यहाँ पे कंज्यूमर्स को भी डिफाइन करना है, क्योंकि बच्चों शॉर्ट आंसर्स हैं तो आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड prepared by producers are called, यहाँ पे आर लिख दीजिएगा, आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। इसके भी 2 पार्ट्स हैं बच्चों। पहले पार्ट में है डिफाइन डीकम्पोजर्स, नेम 1 डीकम्पोजर। हमको यहाँ पर डिफाइन करना है कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं और एक डीकम्पोजर का नाम बताना है। साथ ही यहाँ पे ये भी बताना है व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, और रोल क्या है डीकम्पोजर्स का इकोसिस्टम में, ये भी बताना है। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, डी जो रिमूव करते हैं, कंपोजर्स माने जो कॉम्पोजिशन है उसको तोड़ते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते, किसको करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे क्या आ सकता है, ग्लूकोज आ सकता है, प्रोटीन्स आ सकते हैं, पेप्टाइड्स आ सकते हैं, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ता है, इसमें सिंपलर एलिमेंट्स में, जैसे कार्बन हाइड्रोजन वगैरह में तोड़ता है।
तो जो डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ता है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। प्रॉपर डिफाइन करना है तो देखिए ये डिफाइन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है। तो हम बोलेंगे द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which break down complex organic compound present in dead organism like dead plant and animals and their product like feces माने यहाँ पे potty से मतलब है यूरिन सुसु into simpler substance like कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस तरह के सिंपलर कंपाउंड में तोड़ देना एलिमेंट्स में तोड़ देना। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसके बाद बी पार्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर। तो बड़ा ही आसान है कि क्लीनर की तरह काम करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। कैसे? द डीकम्पोजर्स help in decomposing the dead bodies of plants and एनिमल्स। ये क्या करते हैं? प्लांट और एनिमल्स की डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं। अगर ये नहीं होते तो क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में इनकी बॉडीज एज इट इज पड़ी रहती और बदबू फैलाती और साथ में पॉल्यूट भी करती। तो एंड हैंस एक्ट एज क्लींजिंग एजेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट को साफ करने का भी काम कौन कर रहा है? डिकम्पोजर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर, गिव वन एग्जांपल। देखिए प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर होता है, कैसे समझते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं क्योंकि अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब प्रोड्यूसर्स को जो खाता है या प्रोड्यूसर से बने हुए प्रोडक्ट को जो खाता है उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? वो होते हैं हर्बीवोर्स, जो सिर्फ ऐसा खाना खाते हैं जो कि वेजिटेरियन होते हैं। हर्बीवोर जो कि ग्रीन प्लांट्स या फिर उससे बने ही प्रोडक्ट खाते हैं, किसी एनिमल के फ्लैश को नहीं खाते। उसके बाद आपका सेकेंडरी कंज्यूमर आता है। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होता है आपका? जो कि प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है। ये थोड़े स्मॉल कार्निवोर होते हैं। और उसके बाद आता है आपका टर्शरी कंज्यूमर। कौन आता है? टर्शरी कंज्यूमर आता है। टर्शरी कंज्यूमर कौन होते हैं? जो लार्ज कार्निवोर होते हैं, जो कि स्मॉल कार्निवोर को खाते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, और हमको एग्जाम्पल के साथ ही डिफाइन करना है। तो हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर के लिए है। द एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर। All herbivores are primary consumer. For example, goat, sheep, elephant. Second है आपका secondary consumer. The small carnivore which feed on herbivore. ऐसे छोटे carnivore जो कि सिर्फ herbivores को खाते हैं उनको हम secondary consumer कहते हैं, like frog. फिर आता है large carnivore जो कि top carnivore भी कहलाते हैं, ये खाते हैं small carnivore को, are called tertiary consumer like lion. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 23 में, गिव एन एग्जांपल ऑफ 4 स्टेप फूड चेन ऑपरेटिंग इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड माने घास के मैदान में। आपको 4 स्टेप चेन बतानी है। 4 स्टेप चेन का मतलब हो गया कि प्रोड्यूसर सबसे पहले लिखना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर भी कहला सकते हैं इसको, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ। और ऐसा होना चाहिए जो कि ग्रासलैंड में मिलता है। नेम द सेकेंडरी कंज्यूमर इन दिस फूड चेन। और सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम भी बताना है हमको यहाँ पर। तो प्रोड्यूसर में ग्रासलैंड में ग्रास खुद आ जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर में जो ग्रास को खाता है तो वो हो गए आपके इंसेक्ट्स, ये आपके हो गए हर्बीवोर। कैसे हो गए? हर्बीवोर। उसके बाद थर्ड स्टेप में आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो फ्रॉग जो स्मॉल कार्निवोर है वो आपका खा रहा है इंसेक्ट को, और फ्रॉग को खाता है, वर्म खा सकती है फ्रॉग को।
ठीक है, तो ये बिगर कार्निवोर हो गई यहाँ पर। अब इसमें बोला है सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग है। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी लिख देंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर इक्वल टू फ्रॉग। अब मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 के दो पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले बोला है डिफाइन ट्रॉपिक लेबल, ड्रॉ द फूड चेन विथ 4 ट्रॉपिक लेबल। देखिए अभी भी हमने ग्रासलैंड के लिए 4 लेबल लिखे थे, तो यही ट्रॉपिक लेबल कहलाते हैं। प्रोड्यूसर सबसे नीचे आ रहा है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेबल हो गया। उसके ऊपर आपका आ रहा है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकंड ट्रॉपिक लेबल हो गया। फिर आ रहा है आपका सेकेंडरी कंज्यूमर, ये थर्ड ट्रॉपिक लेबल हो गया। फिर आ रहा है टर्शियरी कंज्यूमर, ये आपका फोर्थ ट्रॉपिक लेबल हो गया। तो इसी तरह से हम ट्रॉपिक लेबल्स को बताते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे द वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन at which the transfer of food take place are called topic labels. In a food chain, each step representing an organism forms टॉपिक लेबल। अब हमें फूड चेन भी दिखा देने हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने ऊपर दिखाया था वही दिखा देते हैं। ग्रास को खाता है इंसेक्ट, इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग, और फ्रॉग को खाता है वर्ड। ये 4 ट्रॉपिक लेबल की फूड चेन आ गई। अब आता है व्हाट विल बी हैपन इफ वी किल अ ऑर्गेनिज्म इन 1 ट्रॉपिक लेबल। देखो सपोज हमने इंसेक्ट को खत्म कर दिया, तो इससे क्या होगा, ग्रास का, क्योंकि ग्रास खाने वाला ही नहीं बचा, तो ग्रास तो इंक्रीज हो जाएगा डेंसिटी में, और फ्रॉग को खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो फ्रॉग कम हो जाएंगे, फ्रॉग कम हो जाएंगे तो वर्ड कम हो जाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इकोसिस्टम बिगड़ता है। लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखेंगे इफ वी किल ऑल दी ऑर्गेनिज्म इन 1 ट्रॉपिक लेबल, कोई भी एक ट्रॉपिक लेबल के सारे ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दिया जाए, then transfer food or energy to the next tropic level will be stopped, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो नहीं हो पाएगा, और जो नेक्स्ट लेवल है वो भी स्टार माने की भूखमरी से मर जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगेगा। So the killing of all organism in 1 tropic level will also lead to the overpopulation, और इसकी वजह से पॉपुलेशन भी बढ़ सकती है एक जो उसके नीचे वाला ट्रॉपिक लेवल है उसकी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी किल ऑल दी हर्बीवोर एनिमल लाइक डीर और रैबिट इन फॉरेस्ट, हर्बीवोर को खत्म कर दोगे तो कार्निवोर अपने आप खत्म हो जाएगा और प्रोड्यूसर बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से इकोसिस्टम है उसमें इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए तो हम आजकल जो मुहिम चलाते हैं, लॉइन बचाइए या फिर पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि इकोसिस्टम में ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड हैबिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में तो प्रोड्यूसर्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, थर्ड में आते हैं कार्निवोर, स्मॉल कार्निवोर। तो इसमें डिफरेंस बताना है हमने, और गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दीज 2 ट्रॉपिक लेवल। तो लिखेंगे हम लोग the organisms belonging to the first tropic level are producers which make their own food with the help of sun energy। यहाँ पर फिर आपका एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका ग्रीन प्लांट्स। चलिए थर्ड ट्रॉपिक लेवल के बारे में बात करें।
तो वो होते स्मॉल कार्निवोर। तो द ऑर्गेनिज्म of third tropic label are carnivores that feed upon herbivores. For example, lion and tiger. अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है कैन ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ट्रॉपिक लेबल बी रिमूव विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू इकोसिस्टम। क्या हम किसी भी ट्रॉपिक लेबल के एनिमल को हटा देंगे और इकोसिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो, बिल्कुल पड़ेगा। कोई भी ट्रॉपिक लेबल में ऑर्गेनिजम्स को हटाते हुए कम ज्यादा होते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल ऑर्गेनिज्म इन ट्रॉपिक लेबल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ट्रॉपिक लेबल? क्या ये अलग अलग हो सकता है अलग अलग ट्रॉपिक लेबल के एनिमल्स को अलग करने पे? हाँ, तो हम लिखेंगे द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग all the organisms of a tropic label will be different for different ट्रॉपिक लेबल्स। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कंसीडर द फूड चेन। आपको फूड चेन दे रखा है, ये ग्रास आपकी प्रोड्यूसर है, डियर आपका हर्बीवोर है और प्राइमरी कंज्यूमर है, लॉयन आपका कार्निवोर है और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया यहाँ पर ये। तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन इफ ऑल द लॉइंस आर रिमूव फ्रॉम आवर फूड चेन। अगर इन सबको ही खत्म कर देंगे तो क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी जिससे कि ग्रास बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो एरिया बंजर हो जाएगा। तो यही चीज हमें लिखना है। इफ ऑल दी लॉइंस आर रिमूव देन देयर विल बी नो प्रीडेटर कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन एंड दिस विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ डियर। तो लिखेंगे इफ all the loins are removed then there will be no predator, माने शिकार करने वाला कोई भी शिकारी नहीं होगा। predator control over the population of deer due to which its population will greatly increase and deer will eat all grass। ठीक है, फिर क्या होगा? ओवर ग्रेजिंग हो गई तो क्या होगा? ओवर ग्रेजिंग will eliminate turn the lush green forest हरा भरा, lush green मतलब हरा भरा, lush green forest into desert area having no vegetation at all, और घास फूस बचेगी नहीं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28 पर। बच्चों अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं। द नंबर ऑफ मलेरिया पेशेंट इन विलेज इंक्रीज ट्रेमेंडसली। देखिए जो मलेरिया जो बीमारी है वो फीमेल एनाफिलीज नाम का मच्छर फैलाता है
तो व्हेन लार्ज नंबर ऑफ द फ्रॉग वर एक्सपोज, तो उस विलेज में मच्छर ज्यादा हैं क्योंकि मलेरिया हो रहा है, तो हमें पता चला कि मच्छर काफी ज्यादा हैं, तो वहां पे फ्रॉग छोड़ा गया। तो फ्रॉग्स क्या खाते हैं? इंसेक्ट, मच्छर खाएंगे। व्हाट कुड बी कॉज फॉर इट, क्योंकि वो चाहते हैं कि फ्रॉग इसलिए छोड़े ताकि मच्छर खा जाए वो सारे और वो बीमारी ना फैले। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉग्स ईट्स अप, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉग्स ईट्स अप मॉस्किटोज in the absence of frog, the number of mosquito increases too much and spread malaria, और मलेरिया नाम की बीमारी वो फैला रहे थे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ डज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डिफर फ्रॉम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? ऐसा वेस्ट जो कि नेचर में अपने आप कंज्यूम हो जाए, डिग्रेड हो जाए, जैसे कि पेपर हो गए, वुड हो गई। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो वेस्ट होता है जैसे प्लास्टिक, जो कि नेचर में अपने आप डिकम्पोज नहीं होती और गंदगी फैलाती है। इस सब के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर यहाँ पे बोला है हमें लिखना है प्रॉपरली, गिव टू एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और विच पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट। देखिए वी हैव प्रॉपर आंसर हियर। तो यहाँ पे लिखा है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में, और आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल के 2 एग्जांपल्स भी देने हैं। तो बायोडिग्रेडेबल है दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन ब्रोकन डाउन टू नॉन पॉइजनस सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंस में टूट जाता है जो कि नॉन पॉइजनस होता है और नेचर में दोबारा जिससे मिलके बना है उसी में टूट जाता है बाय द एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सेकंड है दे गेट रिसाइकल्ड एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर डंपिंग साइट्स। उनको कहीं फेंकने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि रिसाइकल हो जाते हैं। दे डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन टू द सॉइल, और सॉइल में भी कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाते। फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड वुड। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? Those waste material which cannot be broken down, non-poisonous substance। ऐसा वेस्ट जो नहीं टूट सकता, नॉन पॉइजनस, जो ऐसा है कि वो खुद ही बायोडिग्रेडेबल नहीं हो रहा, पॉइजनस है हमारे नेचर के लिए, तो उसको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। इसको डंपिंग साइट की भी जरूरत होती है, काफी ज्यादा स्पेस ये घेरता है। उसके बाद काफी हार्मफुल केमिकल से मिलकर बना होता है, सॉइल को भी खराब कर देता है, सॉइल पोल्यूशन फैलाता है। एग्जाम्पल है डीडीटी, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग एंड सो मैनी। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिसमें आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के तौर पे इनको सेग्रीगेट करना है, अलग करना है। तो बायोडिग्रेडेबल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और नॉन बायोडिग्रेडेबल हम लोग नीचे लिखेंगे। ग्लास बोतल कैसी होती है? ग्लास बोतल होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर है पेपर, बायोडिग्रेडेबल है। बॉल पॉइंट पेन रिफिल, क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी होती है। बॉल पॉइंट पेन रिफिल, तो बॉल पॉइंट पेन ये भी आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हे माने घास फूस, घास फूस आपका कैसा होता है? देखिए यहाँ पे घास फूस आपका बायोडिग्रेडेबल होता है। डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऊपर से पढ़े थे हम लोग, केमिकल है। बीट आपका अनाज है तो ये बायोडिग्रेडेबल है। केक भी आपका खाने की चीज है तो बायोडिग्रेडेबल है। फिर है वुड भी बायोडिग्रेडेबल है। पॉलिथीन बैग आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जूट बैग आपके बायोडिग्रेडेबल है, उसको यूज करें। कॉटन क्लॉथ भी बायोडिग्रेडेबल है। ग्रास भी बायोडिग्रेडेबल है। और वेजिटेबल पील माने वेजिटेबल के छिलके भी बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ये हमने सेग्रीगेट कर दिए हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम ओवरऑल 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके 2 पार्ट है 31 के। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट व्हाइल पेपर इज बायोडिग्रेडेबल बट प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमको एक एक्टिविटी शो करना है जिसमें हमको ये बताना है कि जो पेपर है वो तो बायोडिग्रेडेबल है पर प्लास्टिक आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
तो वी टेक अ पीस ऑफ अ पेपर एंड अ प्लास्टिक बैग, हमने पेपर लिया, प्लास्टिक बैग लिया, दोनों को हमने 15 सेंटीमीटर जमीन में नीचे गड्ढा खोद के दबा दिया। फिर हम कुछ महीने बाद देखते हैं, उसी जगह को खोद कर हम देखते हैं जो पीस ऑफ पेपर है वो पार्शियली या कम्प्लीटली ईटन अप हो गया है, बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका है, जबकि प्लास्टिक बैग एज इट इज है। दिस मीन दैट पेपर हैज बीन decomposed by the microorganism in the soil, whereas plastic does not decompose by the microorganism। तो इस तरह से आप करके दिखा सकते हैं। फिर बी पार्ट है, explain why some material are biodegradable and some are non। क्यों कुछ बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कुछ क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो इट इज ड्यू टू दी प्रॉपर्टी ऑफ डीकम्पोजर। जो डीकम्पोजर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनकी वजह से है। इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ डीकम्पोजर्स ऑर्गेनिज्म ऑफ बीइंग स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, क्योंकि वो अपने एक्शन को लेके स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन दैट सम वेस्ट, क्योंकि वो डीकम्पोज का खाना है तो वो प्लास्टिक या पॉइजनस चीजें क्यों ही खाएंगे ना। एक्शन दैट सम वेस्ट मटेरियल्स आर biodegradable and other are non biodegradable। क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात करते हैं। राइट डाउन द फूड चेन इन द सी। तो इन द सी हमको एक फूड चेन के बारे में लिखना है। तो सी के अंदर जो फूड चेन है उसको हम बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आएगा एल्गी, क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स हो गए, इनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स भी कहते हैं। फिर आएगा प्रोटोजोआ, ये जू प्लांक्टन्स हैं, ये हर्बीवोर होते हैं जो कि एल्गे को खाते हैं। प्रोटोजोआ को खाती है स्मॉल फिश जो कि कार्निवोर है, स्मॉल कार्निवोर, और स्मॉल फिश को खाते हैं बिग फिश। फिर पूछा है विच एंड विद ह्यूमन, एक ऐसा फूड चेन लिखना जिसमें कि ह्यूमन पे जाके वो खत्म हो रही है। देखिए, तो प्लांट्स को खाती है गॉट और गॉड को खाता है मैन। फिर सी है विच 5 लिंक्स इन इट। तो यहाँ पे हमको 5 लिंक्स के ऐसी हमें फूड चेन बतानी है जिसमें कि 5 लिंक्स होंगे, मतलब 5 टॉपिक लेबल होने वाले। तो प्लांट्स को खाता है ग्रास होपर, ठीक है। उसके बाद ग्रास होपर को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है स्नेक और स्नेक को खाता है हॉक। कौन खाता है? हॉक। तो देखिए यहाँ पे 5 1 2 3 4 5, तो 5 लिंक्स वाली फूड चेन भी हमने लिख दी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। 33 क्वेश्चन नंबर इज अबाउट एट विच टॉपिक लेवल अ पर्सन इज फीडिंग एंड ही इज ईटिंग। इसका ये मतलब है कि किस टॉपिक लेवल पे जो पर्सन है वो खा रहा है, जब वो अपने आप को फीड कर रहा है, जब वो खा रहा है, किस टॉपिक लेवल पे। तो इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे पहली बात रोस्टेड चिकन, वो किस टॉपिक लेवल पे खा रहा होगा। तो हमको पता है कि सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इसको खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। तो प्रोड्यूसर्स हमारा फर्स्ट टॉपिक लेवल हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हमारा सेकेंड टॉपिक लेवल हो गया, फिर ये थर्ड टॉपिक लेवल हो गया। तो यहाँ पे जो रोस्टेड चिकन है, यहाँ पे मतलब है हैन से, ठीक है। हैन क्या आता है? सेकंड, आपके सेकंड टॉपिक लेवल पे आता है, जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाता है। अब हैन को मारकर ह्यूमन खा सकता है या कोई दूसरा भी खा सकता है, तो वो आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। माने सेकेंडरी कंज्यूमर माने कि थर्ड, आपके थर्ड टॉपिक लेवल पे आएगा, क्योंकि ह्यूमन ही रोस्ट करके खा सकता है चिकन को, बाकी एनिमल तो रोस्ट करके नहीं खा सकते, उनको रोस्ट करके देना पड़ सकता है, तो वो खा सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड टॉपिक लेवल आएगा, तो रोस्टेड चिकन के लिए आएगा थर्ड टॉपिक लेवल पर रोस्टेड चिकन खाया जाता है फॉर ईटिंग, ठीक है। तो क्या आएगा? थर्ड टॉपिक लेवल। उसके बाद आता है ब्रेड। ब्रेड किससे बनती है? ब्रेड बनती है गेहूं से, ठीक है। किससे बनती है? बीट से। और ब्रेड को खा कौन रहा है? जो हर्बीवोर होते हैं जनरली, तो वो आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर में। तो यहाँ पे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे खाया जाता है ब्रेड, तो यहाँ पर क्या आएगा? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद आता है एग। तो एग कौन देता है? एग देती है मुर्गी, है ना। और उसको कौन खाता है? उसको ह्यूमन खाएगा।
तो एग जो मुर्गी है वो खा रही है आपका प्रोड्यूसर्स को, जिसे वो एग दे रही है, और यहाँ पर आपका सेकेंडरी जो कंज्यूमर है वो खा रहा है एग को, तो ये भी आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर आएगा एग्स। तो जो ईटिंग हो रहा है एग्स का वो हो रहा है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर। किस पे हो रहा है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर। इसके बाद आता है एप्पल। एप्पल है प्लांट प्रोडक्ट जिसको कि प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, हर्बीवोर खाते हैं जनरली, तो ये आएगा आपका सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर। किस पर आएगा? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। इसके बाद आता है ई फिश। तो जो फिश है वो जनरली किस पे आएगी? तो देखिए यहाँ पर टर्शरी कंज्यूमर भी आएगा, तो यहाँ पे बीट्स आएंगे। बीट्स को खा रहे हैं जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, और प्रोटोजोआ को स्मॉल फिशेस भी खाती हैं, साथ में जो वाटर बीटल होते हैं वो भी खाते हैं। वाटर बीटल को फिश खा जाती है, तो वो आएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे। तो समटाइम कभी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी फिश को देखा जाता है, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे भी देखा जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिश के लिए फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर फिश को खाया जा रहा है, ठीक है। उसको फिश को कौन खाता है? मैन खा जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पे फिश है, फिश को कौन खाएगा? मैन खाएगा, तो ऑब्वियसली मैन आएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्शरी कंज्यूमर में आएगा यहाँ पर, क्योंकि फिश को जो प्रोटोजोआ को खाती है स्मॉल फिशेस को खाएगा मैन, तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे थर्ड ट्रॉपिक लेवल नहीं लिखेंगे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल लिखेंगे कि किस पे खाया जा रहा है। ये नहीं पूछा कि फिश किस लेवल पे आएगी, फिश को किस लेवल पे खाया जा रहा है, तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आएगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। 33 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था समझने में, लेकिन होपफुली मैंने आपको समझा दिया होगा। इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 34, अ स्टूडेंट वेंट टू स्टडी अ लोकल पॉन्ड। एक स्टूडेंट है जो कि पास में ही उसके तालाब है, लोकल पॉन्ड है, उसको वो देखने के लिए जाता है, स्टडी करने जाता है वहां पर। इन वन पार्ट ऑफ पॉन्ड शी नोटिस टैडपोल स्क्रैपिंग एट सम पॉन्ड बीच। तो उन्होंने देखा कि जो टैडपोल है वो बीच को खा रहा है। टैडपोल, क्योंकि देखिए टैडपोल्स हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, वो बीट्स को खा रहे। बीट्स क्या होते हैं? बीट्स आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं सी के अंदर। फिर इन अनदर पार्ट शी सॉ अ वाटर बीटल होल्डिंग अ टैडपोल इन इट्स जॉ। फिर उसने देखा कि जो वाटर बीटल है, क्योंकि वो कार्निवोर होता है और स्मॉल एनिमल है, वो किसको खा रहा है? टैडपोल को खा रहा है। तो इस तरह से एक पूरी फूड चेन बन गई। तो यहाँ पे बोल रहा है कंस्ट्रक्ट फूड चेन फॉर द पॉन्ड। तो बीट आएगा, बीट को खा रहा है टैडपोल, और टैडपोल को खा रहा है वाटर बीटल। स्मॉल कार्निवोर एनिमल होता है वाटर बीटल पॉन्ड और सी वाटर के अंदर। फिर आता है बी, हाउ मेनी लिंक्स आर देयर। तो फर्स्ट लिंक, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, तो 3 लिंक्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 लिंक्स। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। अब यहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट अ लॉन्ग फूड चेन एंड शॉर्ट फूड चेन। तो को लॉन्ग फूड चेन हो सकती है आपकी, जिसमें आपके 5 लेवल्स हो सकते हैं, 5 ट्रॉपिक लेवल, और शॉर्ट जो होती है उसमें 2 हो सकते हैं। चलिए पहले हम लॉन्ग फूड चेन को लिखते हैं। 35 का ए है यहाँ पे, जहाँ पर कि हम लॉन्ग फूड चेन को लिख रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा प्रोड्यूसर्स जैसे कि एल्गी, उसके बाद आएगा आपका हर्बीवोर जैसे कि प्रोटोजोआ, ये मैं सी वाटर के अंदर का लिख रही हूँ। स्मॉल जो प्रोटोजोआ है उसको खाएंगे कार्निवोर स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को खाएगी बड़ी फिश, और बड़ी फिश को खा जाएगा आदमी। आदमी सब खा जाता है, ठीक है। फिर बी है, शॉर्ट वाला बताना है, तो शॉर्ट में प्लांट्स हैं और प्लांट्स को सीधे आदमी खा रहा है, ह्यूमन खा रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट हो गए। फिर 36 है, इसके भी 2 पार्ट हैं। स्टेट 1 एडवांटेज ऑफ यूजिंग जूट बैग ओवर प्लास्टिक बैग। जूट बैग क्यों अच्छा है यूज करने में? क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है। और प्लास्टिक बैग क्यों नहीं? क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और वो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करेगा। तो यही लिखेंगे, जूट बैग्स should be used for shopping because these are biodegradable, whereas plastic bags are non
बायोडिग्रेडेबल। अब यहाँ पे बी वाला पार्ट पूछा गया है, राइट अ कॉमन फूड चेन ऑफ पॉन्ड सिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम, तालाब में कौन सी फूड चेन है वो लिखनी है और जिसमें 4 लिंक्स होने चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा था वही लिख देते हैं। एल्गी, एल्गी एल्गी को खाता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को खाती है स्मॉल फिश और स्मॉल फिश को खाती है बिग या लार्ज फिश। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 टॉपिक लेबल से 4 लिंक्स हैं। ये आपका प्रोड्यूसर है, ये आपका हर्बीवोर है, ये स्मॉल कार्निवोर है, ये बिग कार्निवोर है। अब इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है आपसे, वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम। हमको पॉन्ड्स को क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि भैया वो नेचुरल इकोसिस्टम है, वो अपने आप ही साफ हो जाता है। लेक्स को भी जरूरत नहीं पड़ती पर एक्वेरियम को पड़ती है क्योंकि वो आर्टिफिशियल है। तो यही हमको लिखना है। तो चलो हम एक पूरा साइंटिफिक वे में यहाँ पे आंसर देते हैं। पॉन्ड इज अ कंप्लीट इकोसिस्टम जहां पर कि प्रोड्यूसर भी है, हर्बीवोर भी है, स्मॉल कार्निवोर भी है, बिग कार्निवोर भी है। तो वहां पर इकोसिस्टम है जिसकी वजह से वो अपने आप ही साफ होता रहता है। कंप्लीट इकोसिस्टम having decomposers also, having decomposers, organisms which are the cleansing agent themselves। वो अपने आप ही किसकी तरह काम करते हैं, क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं themselves। and aquarium is an incomplete ecosystem और artificial भी है ecosystem and does not contain and does not have decomposers। उसमें decomposers नहीं होते हैं। decomposers organisms for cleansing purpose, for cleansing purpose। अब यहाँ पूछा गया, now question number 38, what will be consequence of absence of decomposer in the ecosystem। देखिए अगर इकोसिस्टम में डिकम्पोजर नहीं होंगे तो जो भी डेड एंड डिकेइंग बॉडीज होंगे एनिमल और प्लांट्स की, वो एज इट इज पड़ी रहेंगे। और अगर वो एज इट इज पड़े रहेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होंगे जो कि न्यूट्रिएंट का काम करता है कोई भी इकोसिस्टम के अंदर। फॉर दी बायोटिक कंपोनेंट वो चीज नहीं आ पाएगी, तो न्यूट्रिएंट नहीं आ पाएंगे, तो जिसकी वजह से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ डिकम्पोजर्स द डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वुड keep lying as such, and the element of the plant and animals bodies would never be returned to their original pool like soil, air and water। The cycling process of the life and death would be disrupted and the nutrient pool will be not replenished and would exhaust soon। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें पूछा गया है, गिव टू डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन देखिए सिंपलर होती हैं, एक के बाद एक कनेक्शन होता है। फूड वेब में देखिए इस तरह से जंबल कनेक्शन होता है, जैसे कि ये कॉर्न है, इसको ग्रास होपर खा रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग भी खा रहा है, रैट भी खा रहा है, फ्रॉग को ये पाइथन खा रहा है और पाइथन को हॉग भी खा रहा है, वॉल्फ भी खा रहा है। तो इस तरीके से पूरा की पूरा जो फूड वेब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे, फूड चेन और फूड वेब में फर्क। तो फूड चेन कैसी है, फूड चेन इज स्ट्रेट, फूड चेन इज अ स्ट्रेट सीक्वेंस, स्ट्रेट सीक्वेंस होता है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबकी फूड वेब क्या है, फूड वेब कॉम्प्लेक्स है। तो फूड वेब इज अ complex network formed of many food chains,
उसके बाद एक और हम यहाँ पे बता सकते हैं, फूड चेन डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंकेज। फूड चेन डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंकेज। आपकी फूड वेब में क्या होता है, काफी सारे लिंकेज होते हैं, क्रॉस लिंकेज होते हैं। फूड वेब हैज मैनी क्रॉस लिंकेजेस। ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से कर दें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे, तो उसके लिए आपको रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 भी जल्दी से कर लेते हैं। राइट 1 और 2 वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के लिए हमें एक या दो वर्ड ही लिखने हैं सिर्फ। ईच लेवल ऑफ फूड चेन वेयर एज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। तो हर लेबल जो फूड चेन का होता है उसको क्या कहते हैं, जहां पे कि एनर्जी का ट्रांसफर देखा जाता है, तो वो कहलाता है ट्रॉपिक लेबल। फिर है द फिजिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, लाइट, सॉइल, एयर एंड वाटर ऑफ एन इकोसिस्टम। इनको हम क्या कहते हैं, तो देखिए दो तरह की इकोसिस्टम के अंदर चीजें होती है, बायोटिक माने लिविंग, ए बायोटिक माने नॉन लिविंग। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, रेनफॉल है और सनलाइट है, सॉइल है, एयर है, सब कैसे ए बायोटिक है, तो यहाँ पे आएगा ए बायोटिक। उसके बाद सी पार्ट है ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर फॉर फूड इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोड्यूसर माने कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको क्या कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। चाहे आप उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहें, सेकेंडरी, पर दे आर कंज्यूमर्स। फिर डी वाला पार्ट है द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। तो जो फिजिकल और बायोलॉजिकल पूरी दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एनवायरमेंट। इसके बाद ई है सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरमेंट नीडिंगली ओनली सनलाइट फॉर द फंक्शनिंग। तो क्या है, इकोसिस्टम, जहाँ पे बायोटिक और ए बायोटिक आता है, और चाहे बायोटिक सिस्टम को कंटिन्यू करना है, ये बायोटिक को, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करते हैं। तो सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, प्रोड्यूसर्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे, कंज्यूमर्स अपना खाना नहीं खा पाएंगे, डिकम्पोजर्स भी फिर अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बाय बाय एवरीवन।